नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं मनोज कुमार, सब्जेक्ट आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स, स्ट्रीम है आपका AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एग्जाम, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। 2 क्लास हमारी लग चुकी हैं बच्चों इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्लास में हमने डिस्कस किया कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जाम का तरीका क्या है, लेवल क्या है क्वेश्चनों का, किस हिसाब से क्वेश्चन में मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इस हिसाब से हमने किया। एक क्लास में हमने आपको शुरुआत की नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें ये बताया कि इकोनॉमिक्स के बारे में क्या क्या परिभाषाएं, अर्थ और मान्यताएं शुरुआती चरण में हुई, जिसमें हम 1936 तक पहुंचे थे कि कैसे एडम स्मिथ ने जो एक कंसेप्ट दिया था विजिबल इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ का, कि भाई बाजार की जो शक्तियां हैं ना वो सब कुछ कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं, और उन बाजार की शक्तियों से ही मांग और पूर्ति से अर्थव्यवस्था का मैनेज हो जाता है। इसमें पूंजीपति हुए या उद्योगपति हुए वो लाभ कमाने की दृष्टि से मांग और पूर्ति को मैनेज करते हैं, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये एडम स्मिथ का कंसेप्ट था जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। इसमें फिर धन संबंधी परिभाषा भी है, धन का उत्पादन, उपभोग, फिर मार्शल डेविड रिकार्डो बोलते हैं वितरण की भी बात आती है, फिर मार्शल बोलते हैं जल कल्याण की भी बात आती है, फिर रॉबिन्सन बोलते हैं कि साधनों के चयन की भी समस्या आती है, क्योंकि आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, साधन कम हैं, तो उनको विशिष्टतम उपयोग तक पहुंचाने के लिए सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। फिर बाद में अदृश्य हाथ की बात आती है। अब होता है क्या है कि 1929-30 में मंदी आ जाती है। मंदी के कारण पूरी दुनिया में मांग और पूर्ति जो है अदृश्य हाथ के रूप में जो बाजार शक्तियां हैं वो काम नहीं कर पा रही, और अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं हो पा रही, एक्सेस बेरोजगारी हो गई, व्यापार ठप हो गया। तब जो मानसिकता थी कि हस्तक्षेप की नीति, कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो मान्यता दरकने लगी, टूटने लगी। ऐसे में ब्रिटेन के अर्थशास्त्री JM केन्ज वो कहते हैं कि भाई, क्योंकि एक 3 एरा है इकोनॉमिक्स के बच्चों, एक केन्ज से पहले, एक केन्ज के समकालीन, एक केन्ज के बाद। केन्ज के बाद के उसको पोस्ट केन्ज कहते हैं, केन्ज के समकालीन को केन्जियन इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और केन्ज के पहले वालों को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो केन्ज बोलते हैं कि भाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो, तुम्हारी जो बात थी अदृश्य हाथ या बाजार शक्ति या सरकार का हस्तक्षेप नहीं, वो तो अब फेल हो गई, क्योंकि भाई इतनी बड़ी विशाल मंदी है, तो यहाँ पर जब तक अच्छी मात्रा में निवेश नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, तब तक इस अर्थव्यवस्था से मंदी नहीं जाएगी। तो अब क्या करें? तो उसने कहा कि भाई जब अत्यधिक मंदी होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का तो एक ही काम है भाई, मनी सप्लाई बढ़ाकर ब्याज दर कम करवाना। अब ऑलरेडी डिमांड है ही नहीं, किसी के पास पैसा ही नहीं है, कोई उद्योग ही नहीं लगाएगा, कोई निवेश ही नहीं करेगा, तो ब्याज दर कितनी हो रही है? लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है ऑलरेडी। केंज ने ही तो दिया था लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। तो ऐसे में वो केंज कहते हैं कि भाई जब मंदी हो, बेरोजगारी हो, तो वहां मॉनेटरी पॉलिसी की जगह फिस्कल पॉलिसी अपनाओ। फिस्कल पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जो है वो जन कल्याण का व्यय बढ़ाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए, रोड बनाए, बिजली के खंभे लगाए, ट्रांसपोर्टेशन करे, या सरकारी उपक्रम लगाए, उद्योग लगाए। इससे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिलेगा तो उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में जान आ जाएगी, जान आ जाएगी तो लोगों को रोजगार, उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर केंज कहते हैं कि भाई किसी मात्रा में उद्योग, सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा सा जरूरी होता है। तो अदृश्य हाथ वाली जो कंसेप्ट है वो जो एडम स्मिथ ने दी थी वो फेल हो गई थी। ये चीजें हमने आपको समझाई। ठीक, अब हम करेंगे आगे अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं।
आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि केंद्रीय समस्याएं क्या हो। बेसिकली जो बच्चों प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है इन केंद्रीय समस्याओं का मूल क्या है, ओरिजिनल क्या है, यानी कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये है कि जो साधन है वो क्या है बच्चों, सीमित है, हमें पता है, ठीक। जबकि आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं। तो ऐसे में एक समस्या क्रिएट होती है, जो जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि चुनाव की, कि किस साधन का कैसे यूज करना है। ये चुनाव की समस्या ही इन मूल समस्याओं को, केंद्रीय समस्याओं को क्या देती है, जन्म देती है। अब ये बेसिकली 6 समस्याएं। पहली समस्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड, वस्तु का उत्पादन कितना किया जाए और क्यों किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस और संसाधनों के आवंटन की ये सबसे पहली समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए। ठीक। दूसरी समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन कैसे किया जाए। अगर लाइव क्लास बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं तो वो भी एक बार मैसेज कर दिया करें भाई। तो दूसरी समस्या क्या है बच्चों, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी है उत्पादन किसके लिए किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहला है क्या उत्पादन, और इसी में आ जाएगा कितना, तो क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, मात्रा क्या। 3 हो गई। चौथा है साधनों का आर्थिक कुशलता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। एक एक चीज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। साधनों की आर्थिक कुशलता कैसे हो, यानी कि जो साधन है उसका आर्थिक कुशलता का मतलब है कि जो सामाजिक कल्याण हो वो अधिकतम कैसे हो इससे। इकोनॉमिक क्या कहती है, साधनों का प्रयोग कैसे करें कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, यानी कि कोई वस्तु का उत्पादन भी करें तो हम देखना पड़ेगा ना किसका उत्पादन करेंगे। पांचवा है पूरी तरह से उत्पादन के साधनों का उपयोग, यानी कि साधनों का पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार प्राप्ति, कि फुल यूटिलाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका कहता है पांचवी समस्या। क्या कोई साधन अनयूज रह गया, क्या कोई साधन पूरी तरह यूज हो गया। और इससे पहले में क्या था कि आर्थिक कुशलता का मतलब साधनों का इस तरह प्रयोग करना कि जन कल्याण अधिकतम, दोनों में यही फर्क है। और छठा है बच्चों अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता या राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है या नहीं। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता या नेशनल इनकम या जीएनपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये मूल समस्याएं होती। शुरू की जो 4 समस्याएं हैं वो, शुरू की 3 समस्याएं माइक्रो से संबंधित हैं और लास्ट की जो 3 है वो बेसिकली कंप्लीट लोगों पे आ जाती हैं, तो मैक्रो से संबंधित रहती है। ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की। पहला क्या है बच्चों,
व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, भाई कितना उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाए, है ना। और कितनी मात्रा में। देखो अपना देश है भाई, इंडिया है। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 1.3 बिलियन। इतनी बड़ी जनसंख्या, तो क्या ये चीज नोटिस की जाएगी कि कितनी जनसंख्या के लिए हमें क्या चाहिए, खाद्यान्न। और खाद्यान्न चाहिए, साथ ही अन्य भी चाहिए, साधन चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले तो फूड की जरूरत है, फिर वियरिंग की जरूरत है यानी कि कपड़े की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है। ये पहले देखेंगे या गाड़ियां देखेंगे, कार या राफेल। अब तुलना करने वाले या चंद्रमा मिशन, आगे नहीं बातें। तो कई लोग तो कहते हैं ना कि जो रोते हो रोते ही रहेंगे। अरे चांद पे चले गए, देश में खड्डे पड़े हैं सड़कों पे, वो खड्डे ठीक नहीं हो रहे। अरे खड्डे भी अपनी जगह पर जाएंगे, चांद पे भी जाना जरूरी है, क्योंकि एक देश की हैसियत होती है। तो ये चांद है या कार है, राफेल क्या चाहिए, रक्षा के लिए। कार किस लिए चाहिए, परिवहन के लिए, सुख सुविधा के लिए। फिर तो दारू की भी जरूरत नहीं है ना। इस देश के अंदर दारू की जरूरत क्यों है भाई, क्योंकि सरकार को क्या होती है, रेवेन्यू। मोदी जो होंगे, वो जो बाबा होंगे, वो तो यही कहेंगे ना, दारू बंद की जाए, सिगरेट बंद की जाए, तंबाकू बंद किया जाए। सरकार क्या करेगी, फिर वो बंद हो गया। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि वस्तु कौन सी होती है, यानी कि बेसिक नीड्स जरूरी हैं या भोग विलास में उत्पादन जरूरी है। अगर साधन आप इसमें ही लगा दोगे, भोग विलास में, डिफेंस में ज्यादा लगा दोगे सारा पैसा। देखो आपने जो रक्षा उत्पादन होता है ना, वो रक्षा उत्पादन में जीडीपी का मुश्किल से 2% ही है, 2% 3%। ऐसे ही हेल्थ में और एजुकेशन में भी लगभग 1.7% या 2.3% के आसपास ही जीडीपी का यूज हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन में। तो किसी देश के साधनों का कितना यूज किस वस्तु के उत्पादन में, कितनी मात्रा के उत्पादन में किया जाए, ये अर्थशास्त्र की पहली समस्या होती है। तो उत्पादन के हमारे साधन देखे जाएंगे। जैसे अब मैंने आपको कहा था कल की क्लास में कि भी फीस आपकी भी देनी है कोचिंग सेंटर की, तो भाई भी है, बहन भी है, सिलेंडर भी भरवाना है, बिजली का किराया भी देना, मकान का किराया भी देना है? हेल्थ की कोई प्रॉब्लम पहले वो सुलझानी पड़ेगी। बेसिक कोचिंग तो बेटा तो 1 महीने बाद ले लिए। हालांकि एजुकेशन भी जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी क्या, भोजन, कपड़े, घर, ये जरूरी है। जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन करना चाहते थे। प्रश्न ये उठता है कि एक बेसिक नीड्स होती हैं, एक लग्जरी गुड्स होती हैं, एक आपकी प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितना यूज किया जाए, सेकेंडरी सेक्टर में कितना यूज किया जाए, टर्सरी सेक्टर में कितना यूज किया जाए। इस हिसाब से भी डिसाइड होता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में एक वस्तु का उत्पादन अधिक करने का निश्चय करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। भाई इनका ज्यादा उत्पादन करोगे तो इनका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। इनका ज्यादा उत्पादन करोगे तो इनका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। तो सैन्य वस्तु देखो, एक सैन्य वस्तुओं का निर्माण ज्यादा करोगे तो असैन्य वस्तु निर्माण कम हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है जरूरतें क्या है। आप ये बोलते हैं हमें पनडुब्बी की क्या जरूरत है, हमें राफेल की क्या जरूरत है। जब राफेल की बात हुई तो पी चिदम्बरम से पूछा गया, सॉरी इनसे, हाँ, जब हमारे रक्षा मंत्री थे एंटनी, तुमने पैसे नहीं है, तो मनमोहन सिंह बोले पैसे पेड़ पर नहीं लगते। तो पेड़ पर नहीं लगते भाई, तुमने 2008 में फ्रांस से बात क्यों की थी, है ना। उस वक्त नहीं दिखा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। आने वाली सरकार ने क्या किया, राफेल खरीद लिए, 35 राफेल खरीद लिए, उसमें वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, कार्रवाई की, सुनवाई में कुछ नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जीरो सब कुछ। तो किस देश की क्या समस्या है,
किस देश के लोगों की टेंडेंसी क्या है, उस देश के लोगों की मनोवृत्तियां क्या हैं, उस देश के लोग कैसे हैं, ये डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था में साधनों का यूज करना। जैसे कि चावल चाहिए, कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, परमाणु बम चाहिए, रक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो स्कूल चाहिए, ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप किस प्रकार के जरूरतें पैदा करते हैं। तो उत्पादन की पहली जो समस्या क्या है, इस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो अब पॉइंट यह है कि किन किन वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का, अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप भूमि है भाई, अब भूमि पे या तो फैक्ट्री लगा लो या फिर भूमि पर खेती कर लो। भूमि तो सीमित है, रबड़ तो है नहीं बढ़ा के रख दोगे। तो खेती के लिए अब जैसे जैसे बड़े बड़े महानगर हो रहे हैं, तो महानगर फैल रहे हैं, अब बंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में पानी की समस्या, पानी नहीं है, पेड़ हो गए खत्म, कंक्रीट जंगल हो गए, यानी कि बिल्डिंग है बिल्डिंग बिल्डिंग है बिल्डिंग, पेड़ है नहीं, पानी कहाँ से आएगा। पेड़ों की नमी से ही तो वर्षा होती है, मानसून पानियों से वर्षा होती है। अब आप धड़ाधड़ पेड़ काटोगे, वनों का उन्मूलन करोगे, तो पर्यावरण की भी तो समस्या आएगी। अब इतने बड़े महानगरों के लिए सीवरेज की समस्या आएगी, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, है ना, पंखे एसी बिना आप रह नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्लियर। तो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी में तो क्या होगा भाई, साधन एक जगह केंद्रित हो जाएंगे, लाभ कमाने के लिए काम करेंगे, मुख्य उद्देश्य बाजार के द्वारा लाभ कमाना होता है, मांग और पूर्ति आपकी धारा सप्लाई मेंटेन करती हैं, और वहां पर आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो यही होगा ना, लाभ कमाएगा, जहां लाभ होगा वहीं उत्पादन होगा, लाभ के लिए ही निवेश होता है। जबकि समाजवादी में क्या होता है, संसाधनों के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। तो हाँ, ये होता है कि जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से उत्पादन करो, बाकी सबका। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के आवंटन के बारे में निर्णय मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म होता है। ये हम आगे भी बताएंगे कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, क्या प्रकार की होती है, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी बताएं। तो ये चीजें क्या थी, पहली समस्या है उत्पादन कितना किया जाए और किस वस्तु का किया जाए, ये पहली समस्या है। तो मांग और पूर्ति की शक्तियां पूंजीवादी प्रणाली में काम करती हैं और सरकार का हस्तक्षेप समाजवादी प्रणाली में काम करता है, ताकि हम ये देख सकें किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन। दूसरा, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए। अब किया जाए का मतलब कि तरीका क्या है भाई, है जैसे घर में फूफा जी आ गए, जीजा जी आ गए, सामान्य एग्जाम्पल की बात करें तो पहले तो पूछो भाई, फूफा जी जो है कितनी रोटी खागा, ऐसे बोलते ना, कितनी रोटी खाएंगे फूफा जी, हैं, 4 खाएं 3 खाएं, आ गया ना। कितनी वस्तु का उत्पादन किया जाए, क्यों उत्पादन कर रहे हो, फूफा जी आए भाई, खेत दिन में आए। अब दूसरा क्या है, कैश उत्पादन है भाई, चूल्हे की रोटी खाओगे या गैस की रोटी, तो गांव से फूफा जी हैं तो चूल्हे की रोटी पसंद आएंगी, और शहर से हैं तो गैस की भी चल जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा तरीका, तकनीक, यानी कि उत्पादन की तकनीक क्या हो। और तकनीक में आपके दो आती हैं बच्चों, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। अब समस्या ये है कि श्रम प्रधान में यानी कि लेबर का और कैपिटल का हम क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं, अनुपात देखते हैं कि आपके पास 1 एकड़ खेत है भाई, ठीक है, अब 1 एकड़ खेत में आप, और दूसरा अमेरिका है, जैसे यूएसए है, और इंडिया ही मान लो हम, इंडिया में एक आदमी के पास औसतन जो है वो 2 से 3 एकड़ भूमि है, अमेरिका में 100 एकड़ भूमि है एक आदमी के, यानी कि इतने बड़े बड़े किसान है। तो यहां पर क्या है, विस्तृत खेती है, ठीक, और यहां पर क्या है, गहन खेती है। गहन खेती का मतलब होता है एरिया तो कम और उस पर डिपेंड पॉपुलेशन क्या है वो ज्यादा।
और विस्तृत खेती में क्या होता है, एरिया ज्यादा और पॉपुलेशन क्या होती है, कम। अब 100 एकड़ जमीन है भाई, 100 एकड़ जमीन में आप हाथ से काम करने लग जाओ, गेहूं काटने हो, 100 एकड़ में गेहूं काटने हो हाथ से, क्या अगली बुआई आएगी तब तक अनाज निकाल लोगे? ट्रैक्टर नहीं है, हर्रो नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, स्प्रे की मशीन नहीं है, हाथ से ही खाद फेंकनी है, हाथ से स्प्रे करना, हाथ से ही बिजाई करनी है हल चलाने बैल से। तो आपका तो फिर 100 एकड़ की बुआई कटाई टाइम पे नहीं होगी, बिजाई टाइम पे नहीं होगी, समझ गए। और दूसरा, इसमें तो आप हाथ से काम कर लो, और इसमें आप मशीन से, आपने कार्बाइन मंगा ली, अरे यार एक खेत के लिए बड़ी मशीन, इसमें तो 3 आदमी एक दिन में निकाल देंगे, शाम तक गेहूं का एक खेत निकाल देते हैं, 3-4 आदमी शाम तक काट देते हैं। लेकिन इसके लिए भी आप कार्बाइन लेके आ रहे हो, आप लेबर लगा रहे हो, फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो अब डिपेंड ये है कि 100 एकड़ जमीन में आपके इनके ग्लाइडर होते हैं, स्प्रे करने वाले, बड़े बड़े ग्लाइडर होते हैं, स्प्रे एकदम से ही 20-20 एकड़ में स्प्रे हो जाएगा। और आपके 1 एकड़ में स्प्रे करना हो, आपने ग्लाइडर चला दिया। अब नियम तो ये है कि भाई यहाँ छोड़ोगे स्प्रे, तो वहां वहां छोड़ोगे ना, इधर इधर छोड़ोगे तब यहाँ पर स्प्रे आएगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है। 1 एकड़ जमीन है आपकी, आपने ग्लाइडर से स्प्रे करा दिया, करना था यहाँ हो गया यहाँ, फिर तुम्हारा लट्ठम जुत्तम बिस्ता हो जाएगा कि मेरे खेत का स्प्रे तो भाई तेरे में होगा, तू पैसे देना, मैं क्यों दूं भाई, तेरा खेत था, तेरे हेलीकॉप्टर था, तेरा ग्लाइडर था, तू कर लेता अपने आप, मैंने कहा था। तो यहाँ चीजें होती है, मशीन का कैसे यूज करना। पावर लूम है, हैंडलूम है, हथकरघे हैं, खाली खेती नहीं, हथकरघे भी हैं। पावर लूम का मतलब क्या, जो मशीन से, भाप के इंजन से चले, जो क्रॉम्पटन से चले, तो वो मशीनों का युग, आधुनिकरण युग आया, औद्योगिक क्रांति आई। तो मशीन से उत्पादन हो या पूंजी लगाकर या फिर श्रमिक या हाथ से, तो पहले हथकरघे होते थे। भारतीय जो उद्योग हैं वो उनके पिछड़ने का एक कारण ये था कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो भारत के उत्पादन में टाइम लगता था, क्वालिटी तो थी लेकिन समय लगता था। जो औद्योगिक क्रांति आती तो पावर लूम आ गया, स्पिनिंग जेनी आ गई, जल्दी जल्दी औद्योगिक क्रांति से क्या नई नई मशीनें आ गई, स्टीम इंजन आ गया, उन्होंने भाई मांग जल्दी पूरी करनी शुरू कर दी और थोड़ा सी सफाई आ गई। तो ऊपर से टैक्स पॉलिसी ऐसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत के प्रति कि जो हमारा सूती वस्त्र था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो कई कारण हो गए जिससे भारतीय उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आए, भाई किस वस्तु का उत्पादन करना, कितना करना हो पहली, दूसरा फिर कैसे करें, टेक्निक क्या है, तो उत्पादन के तकनीकी चयन की समस्या कि श्रम को ज्यादा प्रयोग करें या पूंजी का ज्यादा प्रयोग करें। तो श्रम प्रधान जनसंख्या ज्यादा हो तो श्रम प्रधान अपनाओ, जनसंख्या कम है तो पूंजी प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए। अब इसमें आता है आपका उत्पादन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आती है इसमें। जब आपने देखा होगा कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, आप एक खेत में हेलीकॉप्टर से, ग्लाइडर से स्प्रे करोगे तो आपकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो इसका जो एप्रोप्रिएट रेशियो हो, एप्रोप्रिएट रेशियो हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम। लेकिन ये नहीं है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप छोटे से खेत में 3-4 मशीन लगा दोगे तो तेल भी लगाएंगे, बैरिंग भी घिसेंगे, मशीन भी घिसेगी, डेप्रिसिएशन भी होगा, कमाई आपने की 10,000 की, मशीन का खर्चा होगा 20,000 का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, 4 श्रमिकों पर एक पूंजी है या एक पूंजी पर 4 श्रमिक है। तो उत्पादन का सिद्धांत जो है वो सारा इसी को दिखाता है कि जो आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, लॉ ऑफ स्केल है, रिटर्न टू स्केल, और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है, अनुपात का नियम आपने देखा होगा, रिटर्न टू स्केल का नियम देखा होगा, इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि पैमाने का प्रतिफल और घटते बढ़ते अनुपात का प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल और घटते बढ़ते अनुपात का नियम, वो सारा प्रोडक्शन थ्योरी, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, वो सारा इसी में आएगा। कॉस्ट थ्योरी आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट है, और आपका टोटल कॉस्ट, वो सारी इसी में आ जाएगी। तो उत्पादन कैसे किया जाए, तो उत्पादन की लागत उत्पादन के लिए यूज किए जाने वाले 2 साधनों पूंजी और श्रम के अनुपात पर निर्भर करती है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तीसरा है बच्चों, जो आपकी समस्या थी वो थी कि वस्तुओं का वितरण कैसे हो। जो साधन है, जो वस्तु है,
यानी कि राष्ट्रीय आय के वितरण किस में, समाज में वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो, ये क्या दर्शाता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे हो। वितरण कैसे, ये एक फैमिली है भाई, इस फैमिली में 4 लड़के हैं, ए बी सी डी, 4 भाई हैं ये। ए कमाता 1,00,000 रुपए महीना, बी कमाता 20,000 रुपये महीना, सी कमाता है 10,000 रुपये महीना, डी अभी क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। 30,000 हो गया, 1,30,000। फादर आए, फादर ने इन चारों में क्या कर दिया, इक्वल वितरण कर दिया। सही है या गलत है, इससे लेकर इसको दे दिया। अब समस्या घरों में यही होती है। अब इस जनाब की वाइफ क्या कहेंगी, क्यों तुम फ्री फंड के हो, हट गोडे तो तुम तुड़वाओ, सारा दिन मशीन के अंदर घिसे हो तुम, सारा दिन ऑफिस में धक्के तुम खाओ, और इनका मतलब क्या कि इसको तो बैठे बैठाए सांड को खा खा के सांड हो गया। ऐसे होता है घरों में, एक नहीं कमा रहा हो, ऐसे ही होता है, रियलिटी है सबके घर में, चाहे आपका हो चाहे मेरा घर हो। खा खा के सांड हो रहा है, इसको पापा जी दे लेते हैं, आपके 15,000 इसको दे दिए, 25-25 करने ना सबके भाई, 5,000 इसको दे दिए, 15 इसको दे दिए, 25 इसको दे दिए, सबको बराबर करना है। तो इसके काम करने का मन क्या होगा, मुझे बताओ। अगर आपको पता है कि भाई आपकी सैलरी 1,00,000 होगी पीजीटी इकोनॉमिक्स की, और आपकी सैलरी आते ही बाबू सब में बांट देगा, तो अगले दिन आपका स्कूल में जाने का मन करेगा पढ़ाने के लिए। यहां पर भी ऐसी समस्या होती है। दो नेशनल इनकम के जो साधन हैं बच्चों, साधनों की आय होती है नेशनल इनकम, और साधन होते 4, ठीक, बेसिकली 4 साधन होते हैं। एक आपका भूमि, एक होती है पूंजी, श्रमिक ले गए थे पहला, लेबर, तीसरा कैपिटल, और लास्ट में बचा उद्यमी। अब जो हम यूज करते हैं साधनों का तो उसका रिटर्न मिलता है ना, रिटर्न मिलता है, तो भूमि को क्या मिलता है, लगान या किराया लगा लो आप, और श्रमिक को मिलती है मजदूरी, पूंजी वाले को क्या मिलता है, ब्याज, और उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ। मान लो आपकी एक दुकान है, ये घर है भैया आपका, ठीक, ये घर है आपका, और ये जो घर है वो ऑन रोड है, अच्छी मार्केट है, और आपको ये रेंट पे देना है, और यही घर आ जाए कॉलोनी में अंदर, कॉलोनी के इंटीरियर डीप एरिया में है, जहां मेन रोड है ही नहीं। 2 ऑप्शन है, आप किस में ज्यादा किराया लेना चाहोगे। आपने बिल्डिंगें देखी होगी, आप कोई अपना कोचिंग सेंटर ही खोलना चाहते हो मान लो, तो एक तो पॉश इलाका होता है ना, पॉश इलाका है यार, वहां किराया बहुत होगा ऐसा, क्यों भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। और वही बिल्डिंगों में 4 फ्लोर हो तो देखोगे आप, फर्स्ट फ्लोर का किराया, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का, फोर्थ फ्लोर का किराया बढ़ेगा या घटेगा, ऊपर जैसे जैसे जाओगे किराया घट जाएगा ना, क्यों भाई, बिल्डिंग तो वही है। ऐसे ही वही ईंटें हैं, वही सीमेंट है, वैसा ही कमरा है, वो एक रोड के ऊपर और एक कॉलोनी के अंदर जाके 3-4 भीड़ी भीड़ी गलियों में, एक बिल्कुल खुले खुले रोड, पॉश इलाका, जैसे जयपुर का है चांद महल, जयपुर की बिल्डिंग चांदबाड़ी है, पता नहीं कौन सी मार्केट, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, करोल बाग है, मुंबई में आपका मेन जगह है, वहां पर जमीन के रेट और आपके गांव में जमीन के रेट, जमीन तो जमीन ही है ना, क्या हुआ फिर। यही चीज होती है कि जो साधनों की रिटर्न है ना वो कैसे बटे, मेन समस्या ये होगी। तो जिसकी अब दिक्कत क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है इन साधनों से। अब जिसके पास ज्यादा है पैसा भाई, समाज में वस्तुओं का वितरण, अब पूंजीपति प्रणाली में अच्छे खासे लोग होते हैं, वो कैसे बटे, वो तो सारा वस्तु खरीद लेंगे,
जो गरीब आदमी है तो रह जाएगा, उसके पास तो वस्तु मिलेगी नहीं, उसका तो अनाज मिल जाए, राशन कार्ड है तो काम चल जाता है, नहीं तो नहीं चलता। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि डेविड रिकार्डो के समय में ही एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो धन का उत्पादन, उपभोग और फिर वितरण, धन का मतलब क्या, देश का धन है या व्यक्तिगत धन नहीं है, लोगों के पास जो धन है वो समान रूप से कैसे बटे, जो देश की आय है वो समान रूप से कैसे बटे, इसके ऊपर डिपेंड है। तो जिसके पास मुद्रा ज्यादा है उसकी खरीदने की, यानी कि आय, मुद्रा इक्वल टू आय, जिसके पास आय हो तो भाई खरीद लेगा, वो तो अपने बच्चे को तुरंत खिलौने दिला देगा। तो एक गरीब का बच्चा है वो जो टुकुर टुकुर देखेगा कि इसको तो अच्छा खिलौना, बड़ी गाड़ी मिल गई, मुझे तो एक फुलझड़ी भी नहीं मिल रही। तो साधनों का ऐसा क्या तामझाम करें कि पूरे देश की जो 1.4 या 3 बिलियन जनसंख्या है उनका बेसिक नीड तो कम से कम पूरी हो। फ्रांस की क्रांति जब होती है तो आपको पता है क्या बात की गई थी कि 90% लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं और 10% लोग अपच से मर रहे हैं, यानी कि 10% ऐसे हैं जो ज्यादा खा गए तो मर गए, और 90% तो ऐसे थे जिनके पास खाने का कुछ था ही नहीं तो भी मर गए। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास तो खाने का नहीं है, उनके पास खाने का ज्यादा है। तो समाज में सवाल उठता है कि जिनके पास मुद्रा ज्यादा है वो तो अच्छा जीवन जिएंगे, जिनके पास मुद्रा या आय कम है वो जीवन खराब जिएंगे। तो बराबर कैसे करें? तो अब ये बोले कि उतना ही मिलो जितना उसका। अब एक तो तरीका ये है भाई, इसको योग्यता उस हिसाब से मिले, दूसरा कि इसका लेके उठा के फेंक दो, सबको दे दो। तो इनको तरीका क्या है कि उनकी योग्यता के हिसाब से, जैसे ऑन रोड है तो उसी हिसाब से मिले, बैक है तो उसके हिसाब से मिले, तो योग्यता के हिसाब से मिले। योग्यता का मतलब क्या, 10वीं पास, 12वीं पास, बीए पास, ये है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि जिसकी जितनी उत्पादन कुशलता है, तो यानी कि यहां पर उत्पादन कुशलता भाई ज्यादा है और यहां पर उत्पादन कुशलता इस मकान की कम है, उसी हिसाब से मिलो। अब यहां पर आते हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि पहले क्या था, पूंजीवादी, और पूंजीवादी में तो क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्योंकि लाभ कमाने के लिए पैदा करते हैं, और लाभ कमाने के लिए पैदा करते हैं तो क्या हो जाएगी, असमानता होगी। अब किसी के पास ज्यादा है किसी के पास नहीं, तो मार्क्स ने क्या कहा कि सबको बराबर कर दो, वही काम। और किसका जनक माना जाता है मार्क्स, साम्यवाद का। और इसकी पुस्तक कौन सी है, दास कैपिटल, 1876 में पब्लिश हुई। तो दास कैपिटल जो साम्यवाद का जनक माना जाता है, उसने कहा भाई एक्सेस जो यूज हो रहा है ना लेबर का, प्रत्येक व्यक्ति को काम तो उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार लो और उसे आय उसकी जरूरतों के अनुसार। अब काम क्षमता और योग्यता के अनुसार ले ले भाई, इसके तो काम ले लिया 1 लाख का, इससे ले लिया 20,000 का, इससे ले लिया 10,000 का, इससे ना लो, लेकिन जरूरतों के हिसाब से दे दो। अरे भाई इसकी तो फिर जरूरत पूरी होगी बैठे बिठाए, तो ये कमाएगा क्यों? जब मुझे पता है कि मैं 20,000 का ये काम कर लूं, 40,000 तो मुझे वहां से मिल जाएंगे, ऊपर वाला कमा रहा है। लेकिन वो जो 1 लाख कमा रहा है वो क्या सोचेगा, मैं क्यों कमाऊं, मेरे 40 तो वो ले जाएगा, तो मैं 40 ही कमा लूं इससे अच्छा। तो एक नेगेटिव टेंडेंसी बन जाती है। तो यहाँ उत्पादन और आय के वितरण पर पर्सन जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि राजनीति में वाद विवाद रहता है कि भाई पूंजीवादी ठीक है, समाजवादी ठीक है। तो पूंजीवादी में आर्थिक असमानता की समस्या रहती है, साधनों का इस प्रकार प्रयोग होने का डर रहता है कि भाई एक तरफ झुकाव ना हो जाए, बड़ा उद्योगपति, बड़े कुलीन सामंतवादी सिस्टम जो सारा हड़प लेते थे। और समाजवाद में क्या है, सरकार इस प्रकार करेगी कि जितनी जरूरत हो। चाइना में, रूस में क्या है कि अगर 4 आदमियों की फैमिली है तो 4 आदमियों को 4 बोरी गेहूं बहुत है साल के, तो तुम 4 बोरी रखो, बाकी जो तुम्हारी एक्स्ट्रा 6 बोरी है वो हम लेके उनको दे देंगे जिनके पास 4 भी नहीं है। तो अब जिसके पास 10 बोरी गेहूं उत्पादन हुआ वो तो ये सोचेगा भाई फिर मैं 4 ही उत्पादन करूंगा, जाना तो सरकार के पास ही है। तो दोनों में समस्याएं हैं। इसलिए यहां अर्थशास्त्र ये बताता है कि साधनों का समान वितरण कैसे किया जाए। भाई जिससे लिया जाएगा उसके अंदर भी मनोवृत्ति ना आए कि मैं उत्पादन क्यों करूं क्योंकि सरकार ले जाएगी, क्योंकि उसमें निवेश की प्रेरणा, लाभ की प्रेरणा तो है ही नहीं। पूंजीपति में निवेश और लाभ की प्रेरणा ज्यादा है, इसलिए दोनों में तालमेल बिठाना जरूरी है। तो यहां पर मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है।
तो जो मार्जिनल स्कूल का मामला चला कि साधनों की कीमत निर्धारण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये है हिसाब से, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की मामला है, तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है जितना मार्जिनल एफिशिएंसी, मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर यदि हम भुगतान करें, तो जो रोड के ऊपर मकान उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जो कॉलोनी में मकान उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, तो जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा उसको ज्यादा दे दो, जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है उसको कम दे दो। यही आपका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग किससे संबंधित हुआ? वस्तुओं का वितरण या राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे हो, तो जो जिस प्रकार का प्रोडक्शन करे उसको उस हिसाब से दे दो, लेकिन बांटो मत। मार्क्स ने क्या कहा था कि जिसने कम किया उसको उससे दूसरे से ले लो जिसने ज्यादा किया, तो दोनों को नुकसान हो जाता है। ये चीजें आएंगी इसमें। तो अब वस्तुओं का मूल्य अंततः तुष्टिगुण पर डिपेंड करता है। तुष्टिगुण मतलब सेटिस्फेक्शन। अगर आपको विंडो एसी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है तो आप विंडो के ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाओगे। स्प्लिट एसी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है तो आपको स्प्लिट एसी से भी ज्यादा, आप जल्दबाजी में बी आप बी के तो तुम एमओ होगी, बी बोले एसी चाहिए, एसी चाहिए, तुम गए तुरंत एसी लिया, विंडो एसी लिया, कमरे में विंडो है ही नहीं, लिया है विंडो एसी, तो उसकी तुष्टिगुण उपयोगिता क्या है फिर? या तो कमरा फुड़वाओ जगह ही नहीं है, वो गर्म गैस कहाँ निकलेगी? तो वस्तुओं का मूल्य तो तुष्टिगुण पे डिपेंड करता है, यूटिलिटी पे, और साधनों का मूल्य मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो इस हिसाब से आपका ये संस्थागत सिस्टम निर्धारित करते हैं। तो ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहलाता है कि जिस साधन का जितना योगदान है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के रूप में उसको उतना ही कीमत दे दी जाए। तो श्रमिकों को लेबर उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उस कैपिटल को ब्याज, उस पूंजी का क्या यूज हो रहा है। जैसे आप होम लोन लोगे, हैं कार लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे, तो ब्याज की दरें अलग अलग होती हैं इस हिसाब से। अगला है क्या साधनों का कुशलता से प्रयोग हो रहा है। साधनों का कुशलता से प्रयोग। अब कुशलता से प्रयोग का मतलब होता है अधिकतम जन कल्याण। अधिकतम जन कल्याण, अधिकतम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, अधिकतम कुशलता की। इसका मतलब एक हिसाब से क्या हुआ, कुशलता का प्रयोग यानी कि उपभोक्ता भी संतुलन में हो और उत्पादक भी संतुलन में, दोनों का संतुलन होना जरूरी है। अब मैंने बताया था कि उपभोक्ता किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अधिकतम वो क्या चाहता है, तुष्टिगुण चाहता है, यानी कि यूटिलिटी, वो अधिक से अधिक यूटिलिटी चाहता है। उत्पादक जो अधिक से अधिक क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपका करो जो होता है वो आप पढ़ते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या होता है, यानी कि ऐसा करो जिस पे दोनों वस्तुओं का उत्पादन दोनों साधनों से समान मात्रा में हो, लेबर और कैपिटल के ऐसे संयोगों को दर्शाता है। 4 लेबर 1 कैपिटल तो भी 100 वस्तु का उत्पादन, 1 कैपिटल 4 लेबर तो भी 100 वस्तुओं का उत्पादन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो दोनों साधनों के प्रतिस्थापन की दर को दर्शाता है, यानी कि एक उत्पादक ये देखेगा कि दोनों साधनों का कौन सा संयोग यूज करना है। अब यहाँ पॉइंट होता है, शुरू में आपने देखा कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, फिर देखा आपने कैसे वस्तुओं का उत्पादन करना है, फिर देखा फिर उसका वितरण कैसे करना है साधनों का, तीनों हो गए। अब चौथी में क्या करता है, यानी कि चौथी में होता है कि उत्पादन का कुशल प्रयोग कब मानोगे आप, जब उत्पादक भी खुश उपभोक्ता भी खुश, दोनों का व्यवहार अध्ययन करना पड़ता है। अब किन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है, अब किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाओगे तो फिर दूसरी का तो कम होगा। अब उत्पादन कुशलता का मतलब क्या है कि विभिन्न वस्तुओं के आवंटन से किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि 2 वस्तु हैं एक्स एंड वाई। उत्पादन कुशलता का मतलब क्या है
किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना किसी अन्य के उत्पादन को घटाए बिना असंभव है। यानी कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो ये कम होगी, यानी कि इसको आप कम नहीं करना चाहते, तो ये कंडीशन क्या है इकोनॉमिक में? असंभव है। एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हो और दूसरे को घटाए बिना ये चीजें असंभव है। यानी कि सेब का उत्पादन करना चाहते हो तो आपके यहाँ अखरोट का उत्पादन या किसी अन्य वस्तु का उत्पादन उस खेत में क्या होगा? कम होगा ही होगा। तो इसको बोलते हैं उत्पादन और साधनों का आवंटन कुशल होगा यदि, कैसे कुशल होगा? यदि वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का पुनर्आवंटन किए बिना, पुनर्आवंटन यानी कि साधनों का, यानी कि 4 एकड़ भूमि है उसका चावल और गेहूं के हिसाब से आपको पुनर्आवंटन करना है। भाई आप चावल उत्पादन करना चाहते हो या गेहूं, तो साधनों के पुनर्आवंटन करके एक वस्तु को उत्पादन के घटाए बिना दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाना परेटो ऑप्टिमलिटी है, जो परेटो कुशलता बोला जाता है, जो इकोनॉमिक कुशलता होती है, अधिकतम कुशलता। तो आर्थिक कुशलता और तकनीकी कुशलता दो की बात करता है। आर्थिक कुशलता और तकनीकी कुशलता दोनों। आर्थिक कुशलता बड़ा पार्ट है, तकनीकी कुशलता एक छोटा पार्ट है, उसका पार्ट है। तो यहां सिंपल सी बात है कि एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु को कम ना करके उसको बढ़ाना असंभव है। इसका बढ़ाओगे तो ये कम होगी ही होगी। इसको हम बोलते हैं आर्थिक अकुशलता। कम होगी तो अकुशल होगा, बढ़ जाएगी तो कुशल हो जाएगा। अब यहां देखो, जो आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हो इसी से संबंधित है। आर्थिक कुशलता और तकनीकी कुशलता जो आपका क्या दर्शाती है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसे हम परेटो ऑप्टिमलिटी भी पढ़ते हैं। परेटो क्राइटेरिया भी पढ़ते हैं, हालांकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। परेटो क्राइटेरिया दायरा कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कम किए बिना बढ़ाना ही परेटो ऑप्टिमलिटी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही आपके अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। भारत का पहला भारतीय मूल का इकोनॉमिक्स है जिसको नोबेल अवार्ड मिला था। कब से इकोनॉमिक नोबेल अवार्ड शुरू हुए थे ये भी बताएंगे अगली क्लास में। तो ध्यान देने की बात क्या है कि टेक्निकल एफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता का अर्थ तकनीकी कुशलता से भिन्न होता है। आर्थिक कुशलता एक व्यापक क्षेत्र है, तकनीकी कुशलता इसका एक संभाग मात्र है। तकनीकी कुशलता, ध्यान रखना, टेक्निकल एफिशिएंसी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये ध्यान रखना, यानी कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है ये बड़ी है और इसी का छोटा पार्ट आपका टेक्निकल एफिशिएंसी है। यानी कि आप वेन डायग्राम पढ़ोगे तो ए इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बी टेक्निकल एफिशिएंसी, यानी कि एक छोटा पार्ट है, संभाग है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से सुनना, फर्म, उद्योग या समस्त अर्थव्यवस्था, चाहे कोई फर्म हो या कोई चाहे इंडस्ट्री हो या फिर चाहे होल इकोनॉमी हो, ये तीनों, कोई भी उनमें से, फर्म हो, उद्योग हो, तकनीकी क्षेत्र में, अपने संसाधनों का संपूर्ण रूप से और अधिकतम उत्पादनशीलता में प्रयोग करती है। यानी कि ये अपने रिसोर्स का यूज करती है मैक्सिमम या ऑप्टिमम, अधिकतम या कुशलतम प्रयोग करती है, मान लिया, ठीक। और इस कुशलतम प्रयोग के कारण ये दो वस्तुओं का उत्पादन करती है, एक्स एंड वाई। 2x2x2 मॉडल होता है, ध्यान रखना वो इसी में आ जाएगा। 2x2x2, इसको सामान्य संतुलन बोलते हैं।
इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा ये, हालांकि बड़े लेवल पे होता है। 2 का मतलब क्या हुआ, दो तो उपभोक्ता, दो वस्तु और दो साधन, समझ गए? दो उपभोक्ता, दो वस्तु, दो साधन। ए और बी उपभोक्ता है, एक्स और वाई वस्तु है, लेबर एंड कैपिटल साधन। क्लियर? उन तीनों का एक साथ संतुलन होना ही सामान्य संतुलन होता है, यही आपका तकनीकी और आर्थिक कुशलता दर्शाता है। तो ये कहता है साधनों का प्रयोग करें जिसमें दी हुई मात्रा में अधिकतम संपन्न हो। जब तकनीकी कुशलता प्राप्त हो जाती है ना, तो साधनों के वस्तुओं के उत्पादन में पुनः आवंटन से, यानी कि इनके उत्पादन में हमें क्या करना है, साधनों का पुनः आवंटन करना है, यानी कि एक रीएलोकेशन करेंगे इस साधनों का। रीएलोकेशन करें, साधनों का व्यवस्थित करें कि एक्स का कितना उत्पादन करना, वाई का कितना। पॉइंट क्या बनता है, एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि किसी अन्य वस्तु के उत्पादन को घटाए बिना संभव नहीं है। यह है तकनीकी कुशलता। एक्स के प्रोडक्शन में वृद्धि वाई के प्रोडक्शन में कमी के बिना संभव नहीं है। यह है तकनीकी कुशलता, इसी को बोलते हैं तकनीकी कुशलता। ध्यान रखना, कदे आप सोचो न कि भाई संभव है, स्पेसिफिक पॉइंट है ये, पॉसिबल नहीं है। यानी कि तकनीकी आपको पता है, इसका मतलब चावल उत्पादन में ज्यादा फायदा है या गेहूं उत्पादन में, लेकिन आप गधे की तरह लग रहे तो आप तो दोनों को बराबर लेने की सोचोगे, तो जो चावल उत्पादन में ज्यादा फायदा होना था वो आप गेहूं के चक्कर में बराबर करने के चक्कर में फुल, यानी कि आपको फूड आपको पता ही नहीं कि चावल ज्यादा पैदा करना चाहिए या गेहूं, यानी कि आपने टेक्निकल स्किल नहीं है ना। आपने ऑन रोड का मकान 5,000 में किराया दे दिया, जबकि ऑन रोड का जा रहा था 15,000, यानी कि आप टेक्निकल कुशल नहीं हो। ठीक, तो तकनीकी कुशलता की प्राप्ति से फर्म या अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभवता व कर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो बिंदु, किसी बिंदु पर कैसे चलता है, ये दोनों साधनों के संयोग पर डिपेंड करता है, लेबर एंड कैपिटल। तो तकनीकी कुशलता की प्राप्ति आर्थिक कुशलता का एक अंग है। तो यदि साधनों के उपयोग में तकनीकी कुशलता नहीं है, ध्यान रखना, यदि साधनों के उपयोग में तकनीकी कुशलता नहीं है तो कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि किसी वस्तु को घटाए बिना संभव हो जाएगी। उल्टा यहां पर अगर आपके टेक्निकल एफिशिएंसी नहीं है तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। आप क्या कर दोगे, हाँ ये भी बढ़ जाएगा और ये भी कम नहीं होगा, इसका मतलब टेक्निकल कुशलता नहीं है आपके पास। टेक्निकल कुशलता का मतलब आपने दिमाग का सही प्रयोग किया, दिमाग का सही प्रयोग किया, चलो आपने साधनों का बढ़िया प्रयोग करो, बढ़िया प्रयोग करो, गेहूं का उत्पादन ज्यादा करोगे या चावल का उत्पादन ज्यादा करोगे, गेहूं या चावल को अल्टरनेट के रूप में एक को छोड़ दोगे, इसका मतलब आपको बुद्धि है, आपको पता है कि तकनीकी कुशलता का कैसे प्रयोग करना है। तो तकनीकी कुशलता मतलब एक का उत्पादन में बढ़ाना और दूसरे के उत्पादन में कमी बिना संभव नहीं है, यह है तकनीकी कुशलता। अगर तकनीकी कुशलता नहीं है आपके पास तो क्या हो जाएगा, एक के उत्पादन में वृद्धि दूसरे में कमी किए बिना संभव हो जाएगी, जो नहीं हो सकती। क्लियर? तो आर्थिक कुशलता क्या करती है, भाग आवंटन की दृष्टि से होता है। आवंटन का विषय कुशलता प्रयोग करने का अर्थ क्या है कि साधनों का कुशल प्रयोग करना। और किसी समाज में तकनीकी कुशलता प्राप्त कर ली है या नहीं करनी है, यह आवश्यक नहीं कि उसमें आवंटन की भी कुशलता हो। तकनीकी कुशलता तो वस्तु का उत्पादन, एक का बढ़ाना एक का घटाना संभव नहीं। आवंटन कुशलता मतलब लेबर कितनी यूज करनी है, कैपिटल कितनी यूज करनी है, ये चीज आगे ना 2x2 मॉडल, ये चीजें होती हैं। तो आर्थिक कुशलता की प्राप्ति के लिए समाज के पास उपलब्ध साधनों का न केवल अधिकतम संभव उत्पादन करना बल्कि साधनों का इस प्रकार आवंटित करना है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसका मतलब उत्पादक को भी संतुष्टि प्राप्त हो लेबर एंड कैपिटल के रूप में, और उपभोक्ता को भी संतुष्टि प्राप्त हो एक्स एंड वाई के रूप में। ये 2x2 मॉडल। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे हम कल की क्लास में। 2 समस्याएं बच गई, फिर आपका माइक्रो और मैक्रो के सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस, फैक्ट और इकोनॉमी क्या होती है उसके प्रकार। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।